नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भाजपा में जल्द हो सकते हैं नए अध्यक्ष की नियुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, कई नामों की है चर्चा। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में बीजेपी का जमकर हंगामा, घोटाले को लेकर कांग्रेस को घेरा 100% कमीशन सरकार। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान ने तीसरी बार चुनाव जीतने का किया दावा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, एमएलसी और उपचुनाव पर चर्चा। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मन की बात का सीधा प्रसारण प्रत्येक बूथ पर दिखाया जाएगा। जिले में 21,000 पौधा लगाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में जल्द हो सकते हैं नए अध्यक्ष की नियुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, कई नामों की हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी में जल्दी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। 4 महीने बाद होने वाले झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बेहद अहम है। उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में नड्डा पर दोहरा दायित्व के बजाय पार्टी ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। पार्टी में एक विचार कार्यकारी अध्यक्ष का भी है, लेकिन वह ज्यादा उपयोगी नहीं माना जा रहा है। भाजपा का केंद्रीय संसदीय बोर्ड जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकता है। ऐसी स्थिति में संसदीय बोर्ड के पास नए अध्यक्ष नियुक्ति करने का अधिकार है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक में बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह एवं संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में होगी भाजपा की जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का जमकर हंगामा, घोटाले को लेकर कांग्रेस को घेरा 100% कमीशन सरकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में मैसूर क्षेत्र के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मैसूर में भाजपा नगर अध्यक्ष एल नागेंद्र, जिला अध्यक्ष एल आर महादेव स्वामी और विधायक टीएस श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैसूर के बन्नौर रोड पर पुराने डेयरी सर्किल से नए डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने डीसी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया और कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नागेंद्र ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि निगम में 187 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इसलिए मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। श्रीवास्तव ने कहा कि वाल्मीकि निगम में घोटाले से संबंधित सीआईडी जांच काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए फंड का दुरुपयोग करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निगम मिलने वाले फंड का शराब की दुकानों और गहनों की दुकानों जैसी जगहों में लगाया जा रहा है। निगम को अपना पैसा वापस लेना चाहिए और इसका उपयोग केवल एसटी समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार का यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर 100% कमीशन सरकार होने का आरोप लगाया, लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली 100% कमीशन सरकार बन गई है। आप ऐसा मानते हैं कि कर्नाटक सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा, तो वीडियो लाइक और कमेंट में राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान ने तीसरी बार चुनाव जीतने का किया दावा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ ऐलान किया कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरियाणा में अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सहयोग से केंद्र की सरकार बनी है। तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता जनता के घरों तक जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश में एक विश्वसनीयता बनाई है। लोकसभा में कांग्रेस रोड़े अटकाने का काम कर रही है। संसद में स्पीकर का भी चुनाव नहीं होता है। उन्होंने यानी कि कांग्रेस इसका चुनाव भी करवाया। ये कोई छोटी घटना नहीं है। संसद में राष्ट्रपति के भाषण में जो
हुआ है वह भी यही दर्शाती है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि हरियाणा में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, एमएलसी और उपचुनाव पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर शुक्रवार शाम को कोर कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली, लेकिन इस दौरान हाल के आम चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन में कोई बातचीत नहीं हुई। चुनाव नतीजे की समीक्षा के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं को एक टास्क फोर्स बनाया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इनमें से 9 विधायक हैं जो अब लोकसभा सांसद बन गए हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा हो गई है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। वैसे ये मामला अभी हाई कोर्ट में है। बाकी जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी का कब्जा था। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हर हाल में उपचुनाव में अच्छा करना चाहती है, इसलिए बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि अगली बैठक में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल तय हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात का सीधा प्रसारण प्रत्येक बूथ पर दिखाया जाएगा, जिले में 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल बैठक शुक्रवार रात 8 बजे जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसर ने बताया कि बैठक में 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात तथा एक पौधा मां के नाम अभियान पर व्यापक चर्चा कर कार्यक्रम को सफल बनाने की कार्य योजना बनाकर कार्यकर्ताओं को जवाबदेही सौंपी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार 30 जून रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश है। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का यह 111वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहली बार देश की जनता से सीधे जुड़कर संवाद करेंगे। जिले के सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को दिखाने एवं सुनने की व्यवस्था की जाए। जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने बताया कि एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत जिले भर में करीब 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत 30 जून को मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति पौधों का रोपण करेगी तथा उन्हें सुरक्षित भी रखेगी। उस वक्त तक अभियान जिले भर में आगामी 6 जुलाई तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में एलएसी के पास बड़ा हादसा, टैंक अभ्यास के दौरान बढ़ा जल स्तर, 5 जवान सहित रक्षा मंत्री ने जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना के जवान लद्दाख के दौलत बैग ओल्डी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते सेना के 5 जवान नदी में बह गए और उनकी जान चली गई। सभी जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय सेना के जवानों के साथ ये हादसा चीन के साथ लगने वाली सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास हुआ है। दौलत बैग ओल्डी कारकोरम रेंज में स्थित है, जहां सेना का बेस मौजूद है। अधिकारियों ने बताया है कि लद्दाख में एलएसी के पास अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान बह गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अगली बड़ी खबर की तरफ। एचसीओ समिट में शामिल होने काजाकिस्तान नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर संभालेंगे मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में अगले सप्ताह होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। अब भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एससीओ शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को होगा और इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, एचसीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में हालात, यूक्रेन में जारी युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, काजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य है। यह एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के तौर पर उभरा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में आमतौर पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में एलएसी के पास बड़ा हादसा, टैंक अभ्यास के दौरान बढ़ा जल स्तर, 5 जवान सहित रक्षा मंत्री ने जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना के जवान लद्दाख के दौलत बैग ओल्डी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते सेना के 5 जवान नदी में बह गए और उनकी जान चली गई। सभी जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय सेना के जवानों के साथ ये हादसा चीन के साथ लगने वाली सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास हुआ है। दौलत बैग ओल्डी कारकोरम रेंज में स्थित है, जहां सेना का बेस मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी, अधिकारियों संग बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह ये अपने आला अफसरों के साथ बड़ी बैठक करके जनहित के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का काम सौंप दिया था। अब बारी है कि मोदी सरकार को काम करके दिखाने की। अधिकारियों के साथ बैठक में जनहित की योजनाओं आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विभागवार भी 125 दिनों के एजेंडे की समीक्षा कर सकते हैं। इसमें अंत्योदय के सिद्धांत पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है। मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में 5 साल के रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है कि इस कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं 2014 से पहले इसका 11वां स्थान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अधिकारियों के साथ बैठक करके जानने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख योजनाओं को लागू करने में क्या समस्याएं आ रही है। 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून को अधिकारियों के साथ पहली बैठक की थी। यह बैठक 2.5 घंटे तक चली थी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुककर अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, किसानों के बिजली बिल माफ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना तर्ज पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह फैसला लिया। ऐसे में इसे चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में वैट में कटौती की गई है और इसके चलते पेट्रोल एवं डीजल के दामों में भी कमी आई है। एक और कल्याणकारी योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 5 सदस्य वाले परिवार को हर साल 3 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। इसे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का नाम दिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को साधने की कोशिश करते हुए बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में महाराष्ट्र चल रहा है विकास के राह पर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्याज मुक्त होगा 5 लाख रुपए तक का लोन, युवा उद्यमियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा। इसके जरिए 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। योगी सरकार ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बातें गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने झांसी में रानी
बाय प्लेस पार्क प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही MSAM यूनिट्स को बैंक द्वारा 20,000 करोड़ का ऋण वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने EGP, MY, SY, OD, OPIC एवं मुद्रा योजना के लाभार्थियों का ऋण तथा विश्वकर्मा श्रम योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP एवं KYIB के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर RAMP यानी कि रेजिंग एंड एक्सप्लोरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उद्यमों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 तक MSME उद्यमों के बीच हताशा और निराशा थी। 2017 से लगातार किए गए प्रयास के फलस्वरूप आज हमारा MSME उद्योग प्रदेश के विकास की रीढ़ बन चुका है। यूपी आज देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी चल रहा है विकास की राह पर, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के महाभारत में अमित शाह की हुई एंट्री, विधानसभा चुनाव के लिए बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमित शाह जल्द महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में करीबी मुकाबले में हारी पंकजा मुंडे को विधान परिषद भेजा जा सकता है। राज्य में मुंडे की हार के बाद अब तक 4 समर्थक अपनी जान दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं को उतारा जा सकता है। इनमें पंकजा मुंडे का नाम सबसे ऊपर है। राव साहब दानवे RSP नेता महादेव जानकर को विधान परिषद के लिए मौका देने की बात कर रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो इजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। नौसेना को मिला DRDO का घातक रॉकेट, पलक झपकते दुश्मनों का करेगा खात्मा, रडार को मात देने में है सक्षम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने बुधवार को भारतीय नौसेना को माइक्रोवेव एब्सक्यूरमेंट चेफ रॉकेट सौंपा है। यह आसानी से दुश्मनों के रडार में नहीं आता। इसमें उपयोग की गई विशेष तकनीक इसके चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को अंतरिक्ष में जोड़े जाएंगे। चंद्रयान 4 के पास से DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस मध्यम दूरी के चेफ रॉकेट में कुछ माइक्रोन व्यास वाले विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। जब इसे दागा जाता है तो पर्याप्त समय और क्षेत्र में यह माइक्रोवेव ऑब्सक्योर क्लाउड का निर्माण करता है और इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचने के लिए एक कवच का काम करता है। MRMCR के पहले चरण के परीक्षणों को भारतीय नौसेना के जहाज से सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दूसरे चरण के परीक्षणों के बाद नौसेना की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई। योग्यता को पूरा करने वाले सभी MRMOCR को सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो इजला का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो पहली बार ऐसा प्रयोग करने जा रहा है जो शायद कभी ना हुआ हो। चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। यह खुलासा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, यानी असेंबल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि इसरो भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन इसी तरह जोड़कर बनाएगा, यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह भविष्य में स्पेस स्टेशन भी बना ले। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। सोमनाथ ने कहा कि जरूरी नहीं कि यह काम दुनिया में पहले ना हुआ हो, लेकिन इसरो इसे पहली बार करेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत जल्द बनने वाले अंतरिक्ष में सुपर पावर, तो वीडियो इजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ।
कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। घाटी में मतदान को लेकर संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में उच्च मतदान प्रतिशत पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में मतदान रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कश्मीर भारत के शत्रुओं को करारा जवाब दिया है।